बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ़्ते से मुल्क में पैदाशुदा अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से वज़ीर दाखिला को यह हिदायत की गई थी कि आज फ्लोर ऑफ द हाउस पॉलिसी बयान दें। वो आए, पॉलिसी बयान दिया, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। तो फिर वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने भी पॉलिसी बयान दिया और उनका यह कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हमें ये इकदाम उठाना पड़ा। फिर बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और कौम को एतमाद में लिया। उनका यह कहना था कि मुजाहिरा करने वालों का और हमारा मकसद एक ही है और हमारी हुकूमत का मकसद भी वही है, लेकिन तरीक़ा कार मुख्तलिफ हैं। सफ़ीर को मुल्क बदर कर देने से और बायकॉट करने से क्या ये सिलसिला रुक जाएगा? ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। उनका ये कहना था कि हमें बतौर मुस्लिम उम्मा यकजहती का मुजाहिरा करना होगा और इसमें मुसलमान ममालिक को अपने साथ मिलाना होगा। इसी पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए राना साहब का रुख करते हैं। राना साहब, हुकूमती मौक़िफ़ और हुकूमती एक्शन और दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टीज़ का मौक़िफ़ जो हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाए गए, इस पूरे तनाजुर में आपको कौन बरहक दिखाई देता है और किस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, एक बात तो बड़ी क्लियर है, इस मुल्क का हुक्मरान हो, इस मुल्क का सहाफ़ी हो, इस मुल्क के उलमा इकराम हो, चाहे कालादम तहरीक लब्बैक का कारकुन हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे तहरीक इंसाफ का हो, हर शख्स यही कहता है कि खत्म नबूवत पे हम जान देने के लिए कुर्बान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान भी है और इसके लिए मर मिटेंगे। भूखा रहना कबूल है, बेरोज़गार रहना कबूल है, सख्त धूप हो, सख्त सर्दी हो, जान गंवा देना कबूल है, लेकिन ख़त्म नबूवत पर पाकिस्तान में कोई शख्स भी किसी भी तबके से तल्लक रखता हो कम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। एक हफ़्ते से जो हालात पैदा हुए यासर, इसने हर शख्स को परेशान करके रख दिया। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर बड़ी बेहतरीन तकरीर थी। देखिए, अगर हम उनकी तकरीर सुने तो उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा कि TLP तहरीक लब्बैक जो कालादम तहरीक लब्बैक हैं, उनके मकासद और हमारे मकासद एक है, मिशन एक है। ये एक बहुत बड़ी बात, तरीक़ेकार पर उन्होंने बात की कि मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं पूरी दुनिया के अंदर चाहता हूँ कि मुस्लिम ममालिक इसमें इकट्ठे हो जाए। वो चाहती हैं पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करें। अब यासर, देखना ये होगा कि कालादम तहरीक लब्बैक ने पहले भी कभी कोई ऐसा पुरतशद्दद वाक़यात बहुत कम देखने में आते थे, चंद जगहों पे होते थे, कुछ लोग शरारती हो सकते थे, जिसकी इन्होंने कई दफ़ा कहा भी था। इस दफ़ा आखिरकार ये क्या मामला हो गया? हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, पुलिस एहलकार यासर बाहर खड़ा होता है, वो अपनी नमाज छोड़ के हमारी हिफाजत करता है। ईद की नमाज हो, हम ईद पढ़ते हैं, ईद पढ़ के बच्चों के साथ गले मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, वो ड्यूटी दे रहे होते हैं। हम इस वजह से मसाजिद में बड़े बेफिक्र होकर जाते हैं कि बाहर वो ड्यूटी दे रहे हैं। अब कौन से ऐसे मामलात हो गए कि जब पुलिस वाला हाथ आए तो उसे मारते हैं, पुलिस वाले के हाथ वो आते हैं तो उनको मारा जाता है। आज वज़ीर आज़म ने तो इंकशाफ कर दिया कि भारत के कुछ मीडिया जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो इस तरीके से ऑपरेट हो रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा था। किस तरह लगता है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो गई है या खाना जंगी हो जाए, और या सर ये हो भी ऐसे रहा था। अब देखना ये होगा, ये तो कर रहा था गैर मुल्की मीडिया, ये तो गैर मुल्की कुव्वतें कर रही थी, वो चाहती है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने बहुत से शर्पसंद अनासर भी भेजे होंगे, उन्होंने बहुत से ऐसे लोग भी भेजे होंगे जो कालादम तंजीम के कारकुनों के रूप में शरारत भी करते होंगे, क्योंकि मुझे एक यकीन है, आपको भी यकीन है कि ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है वो कभी तशद्दुद पे नहीं जाएगा। या सर, वो तशद्दुद पे नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी जगह से, किसी भी मकतब से तल्लुक़ रखता हो। आप गौर करें कि कल एक जो वाक़या हुआ, उस वाक़े में पुलिस अफसरान, एक पुलिस का अफसर, कुछ सिपाही गिरफ्तार हुआ, उनके पास उन्होंने कहा गया कि उन्हें यरग़मार बना दिया गया है। रात को मुज़ाकरात हुए और वो तमाम के तमाम लोग रिलीज़ हो गए। उनको रिलीज़ होने के बाद मुज़ाकरात, देखें ये मुज़ाकरात पहले क्यों नहीं हो रहे थे? यह सिर्फ सोचने वाली बात है, गलती कहाँ पे है, गलत इतलाएं कौन दे रहा है, गलत रिपोर्टिंग कौन कर रहा है, गलत तरीके से इसको लेकर के इसको कौन चल रहा है। अगर रात को जब पीक पे सब कुछ था, जब हर इतना शोर मच चुका था जिसकी इंतहा कोई नहीं थी, तो उस वक्त में अगर मुज़ाकरात पे पुलिस एहलकार रिलीज़ हो सकते हैं, तो फिर इससे पहले जो मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे थे? उनको अगर हो रहे थे तो कामयाब क्यों नहीं हो रहे थे? फिर उसमें तशद्दुद के वाक़यात कम क्यों नहीं हो रहे थे?
इन चीज़ों पे देखने की बड़ी ज़रूरत है। मेरी इत्तला के मुताबिक एक अदारा इस पर बाकायदा रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो मेरी इत्तला है कि रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि आखिरकार क्या अवामिल थे, क्यों इस तरीके से सारा कुछ हुआ, कौन ये सब कुछ कर रहा था, पीछे से कौन था, आगे कौन था, इसकी नाकामी के पीछे कौन है। देखें, गिरफ्तारी की हद तक तो हमें समझ आता है, चले जी गिरफ्तारियाँ हो गई, लेकिन अचानक ये सब कुछ बाकी मामला जो है ये किस तरफ से हो रहे थे। एक जगह पे वो मौजूद हैं तो अचानक ये सारा कुछ हो जाना, फिर बंदे पकड़े जाने, कुछ बंदे जो क्लेम है उसका अलादन तहरीक लबैक का कि हमारे कुछ साथी शहीद हुए हैं। पुलिस का क्लेम है कि हमारे लोग जो हैं वो उनके कब्जे में हैं। इसके बावजूद भी यासर कि उनके लोग शहीद हुए, उन्होंने कहा हमारे शहीद हुए हैं, पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया गया। तो फिर सोचने वाली बात है, ये मुज़ाकरात कभी नाकाम नहीं हो सकते। अब भी मुज़ाकरात का दौर चल रहा है ना। इन तमाम हालात के बावजूद आज क्या पूरे पाकिस्तान में किसी एक जगह कोई एक गाड़ी का शीशा टूटा, किसी जगह कोई पथराव हुआ? तो ये सोचना होगा कि गैर मुल्की कुफ्तों के झंडे पे कौन है कौन नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ कर दूँ क्लियर, एक ज़रूर हमें हमारे साहिब इक़्तिदार को यह देखना होगा कि जिस तरह आज कमाल की तकरीर की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और उन्होंने बहुत चीज़ें वाज़े कर दी हैं, और उन्होंने इकरार भी किया है कि इकरार किया, उन्होंने वादा किया है कि वाकई जो कर रहे हैं कि हम मर मिटेंगे और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो फिर ये देखना होगा कि कल रात को जब पुलिस एहलकार मुज़ाकरात के बाद रिलीज़ होके गए तो ये सोशल मीडिया पे प्रेस रिलीज किसने चलाई कि बाजियाब करा लिया गया है। जब मुज़ाकरात से रिलीज़ होते हैं तो बाजियाब नहीं होते। या सर इस पर हुकूमती मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। राना साहब, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर याशिद साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, जब सब मुसलमानों का अकीदा एक है, उनका मौक़िफ़ एक है, और हम ये मानते हैं कि कहने को नात सैयद आली वकार की, मुँह में ज़बान चाहिए परवरदिगार की, तो एक ऐसे वक्त में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने में वो कौन से अनासिर शामिल थे जिसकी निशानदही पंजाब हुकूमत कर पाई? मेरा ख्याल है जो वज़ीर आज़म साहब ने आज तकरीर की है, शायद ही कोई ऐसी बात है जो उन्होंने खुल के कौम के सामने नहीं पेश की। देखिए, पाकिस्तान के जितनी हमसाये मुल्क में दुश्मनी है, शायद ही कहीं किसी और मुल्क इतना सफ़र करता हो जितना हम सफ़र करते हैं। एक कांस्टेंट कॉन्स्पिरेसी का काम चल रहा होता है मुसलसल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम मुसलमान हैं सारे, और जो इश्क हमारे दिल में है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किसी बंदे को मेरा ख्याल है सवाए तकलीफ़ के और कुछ नहीं होता। और ये बात बिल्कुल उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सारा कुछ पाकिस्तान में हर वक्त हालात ख़राब रखना जो है वो इसीलिए है कि पाकिस्तान किसी तरीके से मईशत में तरक्की ना कर पाए और अपने आप को स्टेबलाइज ना कर पाए। और वो वाली बात है कि देखिए, इतना बड़ा कमिटमेंट, इतनी बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं वो, कि वो खुद, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले जिस मुश्किल वक्त से हम वैसे कोविड की वजह से गुजर रहे हैं। और ये जो हमारी तबाही का जो भी कॉन्स्पिरेसी की वजह से बना है, अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से भी निकाले, और अल्लाह करे कि ये सारे मुज़ाकरात इसलिए कामयाब हों कि जब तक हम सब इत्तेहाद करके इकट्ठे नहीं होंगे और बाकी मुसलमान मुल्क भी शामिल नहीं होंगे तो शायद हम अपनी बात इस तरह कभी भी मनवा ना सकें, अगर हम अपने मुल्क के अंदर इस तरह के फसाद करके और हालात ख़राब करते हैं अपने मुल्कों के। डॉक्टर साहब, इफ़हाम व तफ़मीक के लिए कल एक वफ़द रात को गया, पुलिस एहलकार रिलीज़ हो गए, आ गए, अब मज़ीद राउंड चल रहे हैं। क्या ये सारा सिलसिला पहले से शुरू नहीं हो जाना चाहिए था? क्या ये सारी चीज़ें पहले मैनेज नहीं हो जानी चाहिए थी? और हम समझते हैं कि वो हमारे ही लोग हैं, हम में से हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, तो आप सब मिलकर अगर ये कोशिश करते तो क्या ये मसला इफ़हाम व तफ़हीम से हल ना हो जाता? अजीम साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, पर मेरा ख्याल है कि जब एक कमिटमेंट की थी हुकूमत ने और कहा था कि इस सारे मौक़िफ़ को जो है असेंबली में लेके जाएंगे, तो फिर इंसान ये उम्मीद रखता है कि जो बात ऑलरेडी तय पाई है आप उस चीज़ को सामने मद्देनज़र रखते हुए आप असेंबली सेशन का इंतज़ार करके और असेंबली के अंदर ये बात डिस्कस होने के बाद आपने तैयारी करनी थी। लेकिन आपके सामने है कि तैयारी होनी शुरू हो गई, हुकूमत के बार बार कहने के बावजूद
कि भाई आपने एक वक्त दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, उस टाइम पे सब कुछ हो जाएगा, बात भी होगी। तो मेरा ख्याल है कि कुछ शरारत की गई है बाकायदा, ये सारा जो ऑलरेडी बातें चल रही थी उसको मज़ीद उसमें बिगाड़ पैदा करने के लिए, कि एक टाइम से पहले तैयारी। डॉक्टर साहब, अब तक जो 2 राउंड हो चुके हैं उसमें आपने क्या चीज़ निकाली है? कितनी बर्फ़ पिघल चुकी है? कितने अवाम जानना चाहती हैं, लोग परेशान हैं, जानना चाहते हैं कि मज़ीद ये मामला कब तक हल होंगे? अल्लाह ताला खैर रखे जी। इंशाअल्लाह सारे हम मुसलमान हैं, सब पाकिस्तानी हैं, और इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेहरबानी हम पे सब पे करे, और हम अपनी अकल और दानिश से ये काम करते हुए ये सोच लें कि हम सब इत्तेहाद से अगर इकट्ठे काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो हमने एक बहुत लंबी चौड़ी जंग लड़नी है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, जो खान साहब कह रहे हैं, और जिस तरह लोग नफ़रत और इंतशार फैलाते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ हमें एक बहुत लंबी जंग लड़नी है, जिसमें हम सब इस्लामिक जो मुल्क हैं हम सबको इकट्ठा होके और मुत्तहिद होके ये काम करना पड़ेगा, तब हम अपनी बात सही तरीके से मनवा सकेंगे। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आज रात डॉक्टर साहब, ये पहली बार तो वाकया रूनमा नहीं हुआ। आज से 900 साल पहले या 700 साल पहले भी ऑटोमन एम्पायर के दौर में भी फ्रांस की जानिब से इस तरह के वाकयात होते रहे, जिनका बायकॉट किया जाता रहा, धमकी दी जाती रही। तो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर की छतरी तले बेशतर ममालिक मौजूद थे। उसका मतलब ये था कि मुस्लिम उम्मा यकजहती में थी। तो इस वक्त OIC को बहाल करने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि जो सबसे खूबसूरत बात आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है वो ये कही है कि जो मगरबी ममालिक हैं उनको शायद इस बात की समझ भी नहीं है कि हमारा इश्क हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किस तरह का है, हम किस तरह उनसे मोहब्बत करते हैं, और जब कोई उनके खिलाफ बात करता है हमें कितनी तकलीफ होती है, इस वजह से कि ना वो दीन के साथ इस तरह की उनकी कुर्बत रही, ना उनके अपने मजहब के साथ इस तरह की कुर्बत रही, और वो अपने मजहब के अंदर भी आपको पता है कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से क्या क्या बातें कर जाते हैं। तो उनको शायद पता ही नहीं है कि एक मुसलमान के दिल में क्या मोहब्बत है और क्या इश्क है। इस वजह से जो सबसे अहम चीज़ आज कही गई थी वो यही कही गई थी कि उनको पहले तो समझाया जाए कि ये मोहब्बत क्यों है और ये इश्क क्यों है। वजह यह है कि एक ऐसा इंसान, एक अल्लाह ताला ने हम पे इतनी बड़ी रहमत की कि उन्होंने एक दुनिया का तर्ज़ो तरीका सारा जो था वो बदल डाला, और उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में रहना किस तरीके से। वो तो मेरा ख्याल है कि नूर देखने से कासिर है, समात उनकी हक को नहीं सुन सकती, हलकूम से हक का नारा नहीं निकल सकता, वो बहरावरी नहीं है, तो इसलिए वो ऐसी हरकत करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा, आज जो वज़ीर आज़म पे कौम को एतमाद में लिया, एक खुशाइंद बात है, अच्छे अल्फाज थे और अच्छे तरीके से कौम को एतमाद में लिया, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ साहब की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अगर एतमाद में लिया जाना चाहिए था तो सबसे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस को लिया जाना चाहिए था। उस पे आप क्या राय रखती हैं? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि फ्लोर ऑफ द हाउस तो आपने खुद ही देखा उसका क्या हाल किया हुआ था। अगर सही तरीके से फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो आपको जो रोज़मर्रा के हमारे मसले मसाइल, जो इंटरनेशनल हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको उजागर किया जाता और उनके ऊपर बात की जाती, तो सब बैठ के, जब आखिर सब हमें पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत है हमें, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है, तो हम आपस में बैठ के अगर इन्हीं मसलों के अंदर इकट्ठे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम ये बात जो है ना तनकीद की, डॉक्टर साहब क्या ऐसा बेहतर नहीं था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो टीवी पे बैठ के अपना पॉलिसी बयान देने की बजाय अगर पार्लियामेंट में देते तो पार्लियामेंट में मौजूद जमातों का गिला शिकवा भी ख़त्म हो जाता? मेरा ख्याल है राना साहब, इसका जवाब तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही दे सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज जो उन्होंने बात और जो उन्होंने अपील की है सारी कौम से, उससे मेरा ख्याल है लोगों को पता होना चाहिए कि इमरान खान डॉक्टर साहब एक इंसान है जिसने जहांगीर तरीन की तरह बात कर लें। जहांगीर तरीन साहब के साथ रोज़ बरोज़ उनके काफ़िले में मज़ीद लोग शामिल होते जा रहे हैं, और अब ईद के बाद उन्होंने अपने लाए अमल का ऐलान भी करना है।
इसाक हाकवानी, दूसरे लोग जो बड़े आपके बड़े एक्टिव तरीन लोग थे, वो तो बड़ी खुल के बातें करना शुरू हो गए हैं। मेरा ख्याल है इसाक हाकवानी तो जहांगीर तरीन के साथ ही आए थे पार्टी के अंदर, उनके करीब तरीन दोस्त हैं ना, हमेशा उनके साथ ही होते हैं। ये कोई ऐसी अजूबा वाली बात तो नहीं है। मकसद ये है कि जहांगीर तरीन साहब के पास जो केस चल रहा है, वो इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियरली कहा है कि हमें खुदा ना खास्ता हम किसी को, नोबडी इज बीइंग, वो कहते हैं ना, विक्टिमाइज्ड। मकसद ये है कि इंश्योर तो हुकूमत ने ये करना है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। वो तो खान साहब ने कल की किसी ने जब सवाल किया था तो ऑलरेडी उन्होंने तसल्ली दी कि हम कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। खान साहब की मुलाकात मुतवक्को है जहांगीर तरीन साहब, सॉरी खान साहब की जहांगीर तरीन साहब या उनके साथ जो जिन लोगों ने लेटर लिखा है उनसे मुलाकात को मुतवक्को है? आज सारे राना साहब सवाल है आप इस तरह पूछ रहे हैं जैसे खान साहब ने मुझसे मशवरा करना है, लेकिन मैं आपको बताती चली जाऊं कि खान साहब ने तो ये बात कही कि सबसे मैं मिलने को तैयार हूं, मुझे किसी के मिलने से कोई इनकार ही नहीं है। पर इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जहां तक ताल्लुक है कि खुदा न खास्ता किसी को विक्टिमाइज किया जा रहा है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि कोई जहांगीर तरीन साहब पार्टी छोड़ के तो नहीं चले गए थे, नहीं, या उन्होंने ना उसके तक कि मैं पार्टी से निकल गया हूँ। पार्टी के लोग हैं, सबकी आपस में आपको पता है सलाम दुआ है, और अगर वो बुलाते हैं और वो मिलने चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो आप ये मौक़िफ़ अपना रही हैं या फिर वज़रा मौक़िफ़ ये अपना रहे हैं कि विक्टिमाइजेशन का शिकार नहीं बनाया जा रहा, लेकिन वो जो 30-35 अफराद हैं वो सबका एक ही मौक़िफ़ क्यों है कि इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? नहीं जी, मेरा ख्याल है आप इस बात को गलत तर्ज से कह रहे हैं। उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं की। उन्होंने ये बात कही है कि हम चाहते हैं कि तरीन साहब को इंसाफ मिले, और इस सिलसिले में हम खान साहब को मिलके अपनी फीलिंग्स कन्वे करना चाहते हैं। ये बात कही गई है। डॉक्टर साहब, कोरोना की क्या सूरत हाल है पंजाब में? क्या पहले से रेशो कम हुई, कोई पोजीशन बेहतर होनी शुरू हुई? देखिए राना साहब, हम प्लेटो करना शुरू कर दिया है। प्लेटो का मतलब है कि जितने मरीज जो हैं नए आ रहे हैं, इतने मरीज सेहतयाब होकर घर भी जा रहे हैं। अभी भी हालात ख़राब इस वजह से कि आज के दिन में भी अगर मैं देखूं और 2766 अगर नए मरीज़ सामने आए हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर है नए मरीज़ों का, और ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो लाहौर शहर के। इन्फेक्टिविटी रेट अभी भी हमारा बहुत ज़्यादा है, यानी अभी भी मैं कहूँ तो ओवरऑल एवरेज जो है 10% जो है हमारा इन्फेक्टिविटी रेट है पूरे पंजाब के अंदर, जो काफ़ी परेशान कुन चीज़ है। लेकिन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा हमारा कम हुआ है, और अल्लाह करे कि कम ही रहे। आज के दिन में 27 डेथ्स हुई हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो है अभी तक तो अंडर कंट्रोल है, क्योंकि पिछले 1.25 साल में बहुत हद तक हमने बेड्स की एक्सपेंशन की, नए वेंटिलेटर्स लगाए, बाईपैप मशीन्स और सब चीज़ों की तैयारी करते रहे हैं। तो अभी तक अगर मैं लाहौर में भी कहूँ तो हमारे पास अभी भी 30% कैपेसिटी है, बेड्स की भी है, वेंटिलेटर्स की भी है। इसी तरह पूरे पंजाब के अंदर, बल्कि गुजरावाले में थोड़ी सी कमी महसूस की थी तो 10 वेंटिलेटर्स उधर भी भेज दिए गए। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की सूरत हाल क्या है? हमारे यहाँ पे देखा जाए तो 50 साल से अभी अबव के लिए रजिस्ट्रेशन चल रही है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर जहाँ पे इन्फेक्शन का रेट भी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 1 मई से उन्होंने 18 साल से ज़ायद उम्र के लोगों की रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात है, आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारे पे अल्लाह ने जो रहम किया वो उसी तरह रहम रखे। जो इंडिया में इस वक्त हाल हुआ है कि हाँ, इंडिया के अंदर उन जो, हालांकि ये दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोडक्शन के वो पैरोकार हैं, इंडिया की वैक्सीन प्रोडक्शन जो है सारी दुनिया के अंदर, उन्होंने रोक दी है कि हम किसी और को वैक्सीन नहीं दे सकते, बल्कि इंपोर्ट करने लगे। दे आर इम्पोर्टिंग इन वैक्सीन बिकॉज जो सिचुएशन इंडिया में है वो पाकिस्तान में किसी तरीके से भी नहीं है। आप देखें ना कि दुनिया में जो 3 मुल्क जिनमें सबसे बड़ा इन्फेक्टिविटी रेट है वो है ब्राज़ील, उसके बाद अपना अमेरिका एंड देन इंडिया। हम शुक्र है खुदा का कि हमारे वो हालात नहीं हैं। जहाँ तक आया वैक्सीनेशन की बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हम रोज़ाना
30,000 के करीब ऑन एन एवरेज हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो लोग हमारे सेंटर्स में आना मुश्किल है उनके लिए, किसी माजूरी की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, या चल नहीं सकते, तो आपको पता है हमने एम्बुलेंस सर्विस शुरू की हुई है जहाँ घर जाके बाकायदा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आपने हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कोई आपसे शिकायत नहीं करता। असद उमर साहब का कहना है कि हेल्थ वर्कर्स जो हैं जी उनमें से सिर्फ 2 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, बाकी हेल्थ वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। अगर हमारे हेल्थ वर्कर्स की ही रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हुई तो बाकी मामला किस तरह चलेंगे? देखिए, जो रजिस्ट्रेशन अभी देखिए आपको जो अपील की जाती है तो सबको कहा जाता है कि आप अपना ID कार्ड नंबर फलां नंबर पे भेज दीजिए, ठीक है। जहां तक ताल्लुक है हेल्थ केयर वर्कर्स का, बाकायदा उनकी फ्रंट लाइन सबसे पहले किया, फिर उसके बाद जो सेकंड लाइन पे हैं, ये हर तरीके से वी आर वर्किंग ऑन इट। और जिस तरह हम बाकी पब्लिक के लिए कर रहे हैं, इस तरह हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी कर रहे हैं। सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हेल्थ वर्कर्स के लिए नहीं कर रहे, ये भी मैं आपको बता दूं, हमने प्राइवेट सेक्टर में भी बाकायदा उनके फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए हमने उनको भी वैक्सीन दी। पंजाब हुकूमत ने फ्री वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी दी है। इसलिए मैं आपको पूरी तसल्ली दे रही हूं कि अभी जो हमारा वैक्सीन का प्रोसेस है, शुक्र है खुदा का कि अकॉर्डिंग टू जितनी रिक्वायरमेंट है, हमें NCOC ने कहा है कि आप ऑन एन एवरेज 30,000 रखें। हम 30,000 वैक्सीनेशन रोजाना कर रहे हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जब आपका मौक़िफ़ ये है कि लाहौर के अंदर रेशो ज्यादा है, तो हमने ये देखा कि माजी करीब में कुछ केसेस हुए, मुकदमे दर्ज हुए SOPs पर अमल दरामद ना होने में, तो क्या इसे मुस्तकिल बुनियादों पर कानूनी अमल में शामिल कर रहे हैं? मैं समझी नहीं, माफी चाहती हूँ, दोबारा बोलिएगा। कानून साजी कोई कर रहे हैं बाकायदा तौर पे SOPs की खिलाफ वर्जी करने पे? ये जो माजी करीब में मुकदमे हुए कुछ, तो क्या मुस्तकबिल में भी ऐसी हमें रिवायात देखने को मिलेंगी? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि हमने तो पूरा देयर इज अ होल लेजिस्लेशन डन ऑन इट, उस पर बाकायदा सारे, आपको पता है कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस बने बाकायदा जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो फिर हर तरीके से SOPs पे जो अमल दरामद करने के लिए बाकायदा परमिशन दी गई है कि आपने क्या क्या, मतलब ये जो मुकदमे किए, आप बताइए कि अगर फॉलो ना करें आप SOPs इमरजेंसी के तौर पे, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है हुकूमत को। करें तो तब हम बुरे, ना करें तो तब बुरे। साहब, दो सवाल हैं छोटे से, जरा मुख्तसर से जवाब चाहिए उनके। क्या आने वाले दिनों में जो एक शोर मचा हुआ था कि मुकम्मल लॉकडाउन लग सकता है, इसके कोई इम्कानात तो नहीं है? और दूसरा, प्राइवेट वैक्सीन जो है वो चंद जगहों पे आ गई थी, उसके बाद एकदम वो सिस्टम ख़त्म हो गया, क्या ये दोबारा प्राइवेट वैक्सीन जो है इसका सिलसिला शुरू होगा? जी, दोनों बातों में मैं आपको बता दूं, अभी तो किसी लॉकडाउन का मजीद कोई इरादा नहीं है। अगर प्लेटो कर लिया हमने तो इंशाल्लाह जिस तरह लॉकडाउन या पार्शल लॉकडाउन्स चल रहे हैं और सैटरडे संडे बंद करने का प्रोग्राम है, उसी तरह करता जाएंगे। जहां तक वैक्सीन का ताल्लुक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर वैक्सीन उनकी ख़त्म हो गई थी। जो वैक्सीन उन्होंने मंगवाई थी 50,000 के करीब, वो सबको लग गई थी। और अब उन्होंने जो नई वैक्सीन उनकी आ रही है वो जिस वक्त पहुंचेगी, हमने तो उन पर बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, बल्कि उनके वैक्सीनेशन सेंटर्स को बाकायदा इंस्पेक्शन करके अप्रूव भी कर रखा है। जैसे जैसे उनकी वैक्सीन आएगी वो लगाते जाएंगे। जिस तरह वैक्सीन आती जाएगी उसी तरह प्रोवाइड भी करते रहेंगे और SOPs पर अमल दरामद करना लाजिम होगा। अगर SOPs पर अमल दरामद ना किया जाए तो हुकूमत को सख्त एक्शन लेना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, SOPs पर अमल दरामद बेहद ज़रूरी है। जिस तरह शरह में इजाफा हो रहा है, ये शरह में इजाफा हमारे लिए भी नुकसानदेह है और हुकूमत के लिए भी नुकसानदेह है। हम अपने लिए भी आसानी पैदा करें और हुकूमत के लिए भी आसानी पैदा करें तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। दीगर इशूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थी, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि जहांगीर खान तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा नहीं हो रहे, ना ही किसी की जानिब से ये कहा गया कि उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ मुतालिबा ये है कि वो इंसाफ की तवक्को रख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। राना साहब की जानिब बढ़ेंगे। राना साहब, क्या वाकई जहांगीर खान तरीन तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरा बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो उनके लिए लॉबिंग कौन कर रहा है? देखें, यासर ख़तरा बन नहीं सकते, ख़तरा बन गए हुए हैं।
मैं ये आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ। अब उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हो जाए, मुलाकात ना हो, उनके वफद की मुलाकात हो जाए, मुलाकात ना हो, उनको केस में रिलीफ मिले, रिलीफ ना मिले, दोनों सूरतों में जहांगीर तरीन जो है 2023 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा धचका, तहरीक इंसाफ के लिए सबसे ख़तरनाक होंगे वो जहांगीर तरीन होंगे। पे मैं आपको तो नज़र आ रहा है, ये 2-3 दिन में ऐसा क्या बदलाव आया? नहीं, बड़ा कुछ चेंज हो गया। देखिए, एक तो ज़हन में, एक मैं आपको आज ब्रेकिंग कर दूँ, वो एक चल रही थी बड़ी चीज़ें कि मुस्लिम लीग नून के साथ उनके गुरवाबत, मियां नवाज शरीफ ने वाज़े कहा है कि हम जहांगीर तरीन को नहीं लेंगे। अच्छा, एज ए तहरीक इंसाफ का ग्रुप तावन भी नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि इसी तरह सिलसिला चलता रहे, या आपस में लड़ते रहे, लड़ते लड़ते इनकी जो तबाही हो हम उसका फ़ायदा उठाएं। और ये पैगाम उन्होंने अपने करीबी लोगों को दे दिया है जो इस मामले पे थे कि किसी तरीके से उनके साथ सेटिंग कराई जाए। अब जहांगीर तरीन जो हैं, उनके ख़िलाफ़ जो लॉबी काम कर रही थी, जो उनके ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, वो भी बड़े मुतहर्रिक हैं, उन्होंने भी जोर तौर पे अपना काम शुरू कर रखा है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ने इतनी तेज़ी से काम शुरू कर रखा है कि आपकी और मेरी सोच से ज़्यादा। हमने याद करें, पहले प्रोग्राम में कहा था कि जहांगीर तरीन के पास 30 से 35 लोग हो जाएंगे पार्लियामेंट के, सूबाई असम्बली के भी और कौमी असम्बली के भी। 30 तो देख लिए। अब मेरी इतला ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 1 या 2 लोग जो उनसे मिल रहे हैं, वो रास्ते आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम आगे जा रहा है। और ये इसी रमज़ानुल मुबारक के बाद जहांगीर तरीन एक बड़ा शो लगाएंगे। उस बड़े शो में मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, उस बड़े शो में बहुत से ऐसे लोग मौजूद होंगे जो MPM तो नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ की पार्टी के अहम तरीन ज़िम्मेदार हैं। चले मैं एक और बड़ी बात बता दूं, मुझे पता मेरे इस खबर के बाद चीखो पुकार भी होगी, बहुत से लोग तरदीद भी करेंगे, लेकिन मौजूदा वफाकी हुकूमत के अंदर 2 से 3 मिनिस्टर भी जहांगीर तरीन के साथ जाएंगे आने वाले वक्त में। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दक़ा बात कह रहा हूँ। मैं, और पंजाब से भी 1 मिनिस्टर जाएगा, और अभी तो है ना साथ में, अभी तो है जी? अच्छा, और जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चल रहा है, वो सब इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी आज एक MPA से बात हुई, मैंने कहा सुनाए क्या सूरत हाल है भाई, किस तरफ जा रहे हैं? उसने पता मुझे क्या कहा, मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया था, नाम नहीं लेते, उनका मैसेज भी मेरे पास पर है। उन्होंने मुझे कहा भाई हम तो एक बड़ा ग्रुप है जो लैदा होने के लिए तैयार है हुकूमत से, हम तहरीक इंसाफ हैं, लेकिन हम किसी और तरफ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन राना साहब, आपको याद है पिछले हफ्ते आपने कहा था मुलाकात मुतवक्के है, मुलाकात हो गई तो सूरत हाल कुछ और होगी, ना होगी तो और होगी। नहीं, मैंने कहा 3-4 दिनों में क्या हुआ? जी, मैंने कहा था मुलाकात हो गई तो उसके बावजूद भी 2023 में यही चलेगा। ये एक नया, ये 2023 की तैयारी हो रही है, आजकल की नहीं हो रही। आप उस ये तो फिर पूरा ग्रुप अलहदा हो गया, बड़ा अच्छा खासा ग्रुप अलहदा होगा। मैं कह रहा हूँ कि वो लोग जो जहांगीर तरीन जिन्हें लेके आया था, उसके बाद वो लोग जो नाराज़ हैं, आपको पता है जनूबी पंजाब के एक बड़ा तरह नाराज़ है इस वजह से कि वो कहते हैं जी कि हम पूरी उम्र की हमने सियासत की और हमारे ऊपर आपने एक ऐसा शख्स बिठा दिया कि जिसको हम पहले कुछ समझते नहीं थे, अब वो हमारे ऊपर बैठा हुआ सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जनूबी पंजाब से भी तो ऐसे है ना जो इनके ही मुखालिफ हैं। भाई इनके भी मुखालिफ जनूबी पंजाब से हैं, इनके हमायती भी जनूबी पंजाब से हैं। उसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें खैर नहीं पड़ी, जो बड़ी तवक्कुआत बड़ा कुछ रख के बैठे हुए थे। अब वो तमाम लोग जो हैं वो एक छतरी के नीचे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। पहले ज़हन में रखिएगा, तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसी शख्सियत, कादावर शख्सियत नहीं थी कि नाराज़ लोग उसके पास जाते। अभी ये पहली दफ़ा हुआ है यासर, ज़हन में रखिएगा, पहली दफ़ा कि आप हुकूमत में भी हों, आपकी हुकूमत हो और उसके बावजूद आपके वज़रा, आपके MNA आपके ख़िलाफ़ दूसरे कैंप में जाके खड़े हो जाए। जहांगीर तरीन के पास जब ये जाते हैं, जब वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे क्या कसीदे पढ़े जाते हैं? हुकूमत की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं? नहीं जनाब, वहाँ पे तनकीद होती है, वहाँ पे बातें होती हैं और जो राजा रियाज भी आप करते हैं। अब आप देखें कि दीगर MP, ये लाली जो MNA है, उन्होंने क्या कहा, दीगर MPs ने क्या कहा, अब तो खुल के लोग आना शुरू हो गए। लेकिन राना साहब, अगर इतनी बड़ी परेशानी है तो हुकूमती बेंचेस से इतना इत्मीनान क्यों जाहिर हो रहा? इसलिए हो रहा है कि उन्हें पता है कि 2023 तक हम हैं। मैंने आपसे बार बार एक बात कहता हूँ, ये 2023 की तैयारी हो रही है, ये 2023 की तैयारी हो रही है, ये तोड़ फोड़ हो रही है।
आप क्या समझते हैं, जब एक घर बना होता है, बड़ा खूबसूरत सा घर बनाया हुआ आपने, उसमें रहने वाले काफ़ी मकीन हैं, और जब उस घर को तोड़ा जाता है तो एक ही वक्त में सारा घर गिरा दिया जाता है? भाई कमरा कमरा करके तोड़ा जाता है ना, कभी इस दीवार को, कभी उस दीवार को, कभी इस खिड़की को, कभी उस खिड़की को, फिर जाके घर टूटता है, फिर उसके बाद दोबारा बनाया जाता है। जब दोबारा बनाया जाता है तो फिर देखते हैं यार ये कमरा यासर का होगा, ये किसका होगा, ये किसका होगा, यासर ये उसको शुरू हो गया है। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ आपको आने वाले दिनों में नजर आना शुरू हो जाएगा। राना साहब, इसी से मुतालिक एक आखिरी सवाल, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्हें 2023 में भी कबूल नहीं करती ये इस धड़े को, तो ये धड़ा कहाँ पे खड़ा होगा 2023? धड़ा एक इनफरादी तौर पे खड़ा होगा। भाई मुझे बताएं, अगर इस धड़े के पास 30 से 35 सीटें आ जाती हैं, चाहे वो बड़े तगड़े ख़ानदानों के लोग हों, आ जाती हैं, तो फिर क्या किसी भी हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ करना, किसी का भी हुकूमत बनाने के लिए इनके साथ मिलना या इनको साथ मिलाना, क्या ये अहमियत के हामिल नहीं होंगे? यानी आप ये समझते हैं कि 2023 में ये आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरे? नो, आज़ाद हैसियत नहीं होगी। हो सकता है तहरीक इंसाफ का एक और ग्रुप बन जाए, नज़रियाती ग्रुप भी तो बन सकता है ना। इकबाल डार ने भी तो बनाया था ना, और भी लोग हैं जो बना सकते हैं। हो सकता है उस वक्त तक मामला कुछ और हो, जो आज़ाद भी चले लगा लें, नाराज़ ग्रुप लगा लें, नज़रियाती ग्रुप लगा लें, कोई ग्रुप लगा लें, लेकिन वो हों सारे जहांगीर तरीन की छतरी के नीचे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम तो दे सकते हैं। सूरत हाल इस नहज तक आन पहुंची है कि मौजूदा हुकूमत में भी और अगले इलेक्शन में भी ये अगर धड़ा अलहदा ही रहा तो हुकूमत को किस हद तक नुकसान होगा और आने वाले दिनों में की तैयारियों में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ये हुकूमत को बेहतर इदराक होना चाहिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। उस रब्ते में कौन से अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई, मुशावरत क्या हुई, मुशावरत में किसने क्या दलाल दिए और सिफारिश क्या पेश की है, आइंदा की हिकमत अमली क्या तरतीब दी गई है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा किस हद तक हुआ है और किस तरीके से हुआ है, इस सब पर रोशनी डालेंगे। राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, नए राबते के अंदर कौन से अहम उमूर ज़ेर बहस रहे, मियां नवाज शरीफ साहब की परेशानियाँ या फिर आइंदा की हिकमत अमली? यासर, एक तो पहले मैं आपको एक खबर और देता चलो, इसमें पीछे हम जो डिस्कस हमने किया, एक तो 72 घंटों के अंदर अंदर जहांगीर तरीन के जो लोग मिलना चाहते थे इमरान खान से, उनसे उनकी मुलाकात मुतवक्के है। अच्छा, लेकिन ये मुलाकात में रिजल्ट कोई ऐसा नहीं निकलेगा। चले मैं आपको ये भी बता दूँ। अब आते हैं ज़रा मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान। मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान मियाँ नवाज शरीफ में 3 दफ़ा रब्ता हो चुका है, और दोनों में राब्तों के बाद सबसे पहले जो तय हुआ वो ये तय हुआ कि फौरी तौर पर एहतजाज करने वालों की हमायत का ऐलान किया जाए और उनकी हर तरीके से सपोर्ट की जाए। यासर साहब, उनकी हर तरीके से सपोर्ट की जाए। जो आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है ना कि अब मुस्लिम लीग नून भी जो है वो उनका साथ दे रही है, मौलाना साहब भी आगे मैदान में, तो ये बाकायदा एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये पहले तय हुआ कि अब ये दोनों जमातें जो हैं भरपूर तरीके से, जब मैं भरपूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ बाकी मामला आप समझ लेते हैं, उनका साथ दिया जाए और ये लफ्ज़ कहा गया, इस आग को बुझने ना दिया जाए, इस तहरीक को रुकने ना, तहरीक ये नहीं है। तो मज़ा तो ये है कि सारे मिल के असम्बली में आएँ और ख़त्म नबूवत के मामले पर एक हो जाएं और सब कहे कि चलें हमने जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो करना है, और पाकिस्तान के लिए बेहतर तो यही होगा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है ना। इससे आगे जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा कोई दुनिया की चीज़ नहीं है, तो इस पे हो जाए। लेकिन जब पहले आप कुछ कहते हैं लेकिन फिर अपने सियासी फ़ायदे के लिए आप किसी और तरफ लेकर जाएं और उस काज को किसी और तरफ लेकर जाने की कोशिश करें जिसके लिए सर मार मिटने के लिए तैयार है, तो फिर ध्यान में रखिएगा। एक टेलीफोन मुलाकात जो गुफ्तगू हुई है उसमें तो ये तय हुआ कि इसको रुकने नहीं देना। इसलिए अचानक आप देखें कि 7 दिन से या 8 दिन से ये मामला चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ लोग मैदान में आए, उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया और उन्होंने आने वाले दिनों में उनके वफूद जो हैं वो जाना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि अगर मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाते हैं तो उसके बावजूद भी इस मामले को किसी और तरफ लेकर जाएँ। एक तो ये होगा। दूसरा, मौलाना साहब और इनमें यह तय हो गया है कि ईद के फौरी बाद एहतजाजी तहरीक जो है इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगी। ये मैं आपको, ईद के फौरी बाद एहतजाज का सिलसिला और इस्लामाबाद,
तो क्या और पार्लियामेंट में भी ये मिलकर करेंगे एहतजाज। ये जो पार्लियामेंट से गायब रहते थे ना, उन्होंने कहा वो भी करेंगे। पीपल्स पार्टी को किसी सूरत में भी अकेले अपोजिशन करने का रोल अदा करने का नहीं करने देंगे। साथ मिलाएंगे फिर? नहीं, उन्होंने कहा साथ भी नहीं मिलाएंगे। साथ भी नहीं मिलाएंगे। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी जो ये सोचती है कि हम अकेले सब कुछ ले जाएंगे, वो नहीं होगा। पार्लियामेंट के अंदर भरपूर किरदार अदा करें, पार्लियामेंट के बाहर भरपूर किरदार अदा करें, और उसके बाद हर उस तबके को जो हुकूमत के ख़िलाफ़ है उससे राब्ते करें, राब्ते करके उसको हर तरीके की सपोर्ट दें। फिर मौलाना साहब के साथ जो तीसरी टेलीफोनिक गुफ्तगू है वो हमारे ज़राए के मुताबिक ये तय हुआ है कि मौलाना साहब जो हैं वो सूबों का दौरा शुरू करें, विज़िट शुरू करें, मुख्तलिफ़ उलमा इकराम से मिलें, मुख्तलिफ़ विज़िट शुरू करें, हुकूमत के खिलाफ तहरीक को मुतहरक करें, और उसके बाद मरियम और मौलाना साहब इकट्ठे जलसे करें। मरियम साहिबा का आपने जिक्र किया, पिछले कुछ 4-5 दिनों से खामोशी तो काफ़ी दिनों से है, लेकिन कोशिश नहीं 10 का इलेक्शन पर टूटी थी वो तो एक बस ट्वीट टूटा ना, एक छोटी सी चीज़ टूटी। लेकिन मैं आपको एक बता दूं बात, अभी तक वो ना इस एक तरफ तो मौलाना साहब से उनके राब्ते, गुफ्तगू, मामलात, और दूसरी तरफ बैकडोर कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से कुछ हमें मिल जाए। मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ, किसी तरीके से कुछ मिल जाए। और भाई बीमारी खामोश रहने की तो नहीं है। बीमारी ये हो सकती है आपने चलना नहीं ज़्यादा, बीमारी ये हो सकती है कि जनाब आपने फ़लाँ चीज़ नहीं खानी, बीमारी ये तो हो सकती है। ये कौन सी बीमारी है कि चुप का रोज़ा रख लो? वो अब तो छठा रोज़ा हो गया यासर साहब, अब तो लोगों ने खोल लिए रोज़े। ये कौन सा चुप का रोज़ा है जो इनका खुल नहीं रहा? ये पीछे बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं और हुकूमत पर प्रेशर भी डाला जा रहा है। ये दोनों चीज़ें खेली जा रही हैं, यानी एक वक्त में ये दो तरफ खेल रहे हैं कि जहाँ से जो खैर मिले, जितना प्रेशर मिले परे उसमें हो जाए। ये मौलाना से इनकी 3 हो गई हैं। और मौलाना ने अगले चंद दिनों में, मैं आपको एक और बता दूँ, मुख्तलिफ मसालिक से तल्लक रखने वाले उलमा इकराम को बुलाने का फ़ैसला किया। मौलाना अब मज़हब का कार्ड तेज़ खेलेंगे। सियासी कार्ड में वो फेल हो गए हैं, मज़हब का कार्ड तेज़ किया जाएगा। और इस मज़हब के कार्ड को तेज़ करने के लिए मौलाना ने बाकायदा मुस्लिम लीग नून से हर किस्म का तावन मांगा है और दीगर जमातों से मांगा है। और मौलाना आपको चंद दिनों में ये नज़र आएगा कि कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, राब्ते भी हो सकते हैं, टेलीफोनिक राब्ते भी हो सकते हैं, और उसके बाद मजहबी कार्ड खेलते हुए कोई एक बड़ा जलसा भी हो सकता है जिसमें ये अपनी ताकत शो करेंगे और कहेंगे हम ही सबसे बड़े इसके हमायती हैं और कोई नहीं। अच्छा राना साहब, शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत को लेके वो तो अब बेंच का एक का फैसला बराबर हो गया, अब 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, उसको लेके नून लीग की प्लानिंग क्या है? मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ की ज़मानत हो जाएगी। ज़मानत होने के नतीजे में क्या नून लीग को कोई खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये खुशी है? देखिए, मैं पहले एक तरफ खुशी नहीं, अब बशमूल मौलाना कर लें। मौलाना साहब भी बड़े खुश हैं जी कि शहबाज साहब नहीं बाहर है। आपने बाहर आने के नतीजे में बाहर आने के नतीजे में मौलाना साहब खुश नहीं होने थे। इसलिए खुश नहीं होना था कि मौलाना साहब को जो वहाँ से मिलता इधर से नहीं मिलना था। मौलाना साहब की जो वैल्यू वहाँ पे थी ना, वो यहाँ पे नहीं। इसलिए मौलाना साहब, आप गौर करें, जब शहबाज शरीफ आए हैं, जब पेरोल पे आए हैं, तो मौलाना साहब की उनसे कितनी मुलाकातें हुई। मौलाना साहब ने, मुझे याद है, कहा था कि जब वो लाहौर आज़ादी मार्च के लिए आए थे कि शहबाज शरीफ का वो इंतज़ार करते रहे थे आज़ादी चौक में। याद है ना आपको? तो शहबाज शरीफ साहब रश की वजह से पहुंच नहीं सके, इस तरह शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच सके थे। तो इस वजह से तो मौलाना साहब शहबाज शरीफ से कोई राज़ी नहीं है, तो लिहाजा मौलाना साहब तो खुश हैं। लेकिन मेरी इतला है, आगे कानून के रास्ते होते हैं, कानून क्या करता है, कानूनी क्या फ़ैसले होते हैं। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ रिलीज़ हो जाएंगे। अच्छा। और अब चंद दिनों में हो जाएंगे। और शहबाज शरीफ की अब रहाई जो है उससे काफ़ी मामला दुरुस्त भी होना शुरू हो जाएंगे। दुरुस्त हो जाएंगे, काफ़ी मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरी जानब राना साहब, आप समझने की कोशिश करें, मैं कह रहा हूँ काफ़ी मामला, यानी नून लीग के अंदर जो लोग मामला ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और कैंप की तरफ जा रहे हैं, वो काफ़ी चीज़ें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो जब्त शुदा असासे हैं उनको नीलाम करने की तैयारी की जा रही है, नैब की जानिब से दरख्वास्त दायर की जाएगी, तो उस बारे में नून लीग की हिकमत अमली क्या है? क्या ज़्यादा परेशान है? एक तरफ जाती उमरा का केस पे खुला हुआ है, दूसरी जानिब ये अब फैसला कर लिया। नून लीग वाले कहते हैं ये रोज़ाना हम डिस्कस होते हैं, टीवी पे बैठते हैं, कोई नया इशू शरीफ ख़ानदान का होता है, डिस्कस हम होते हैं, हमारी मौजें लगी हुई हैं। उनका कहना है कि हमें अदलिया से यकीन है कि हमें इस पर स्टे मिल जाएगा, कोई एहसासे जो हैं वो फ़रोख्त नहीं होंगे, कोई जाती उमरा में ज़मीन जो है, दीवारें जो हैं वो नहीं कराई जाएंगी। ये मुझे
बड़े ज़िम्मेदार शख्स ने कहा, उसने कहा जी हमारी तो मौजें लगी हुई हैं, हुकूमत कोई ऐसा इकदाम करती है, नैब को ऐसा इकदाम करती है जो हम 4 दिन पीछे चले गए होते हैं, उसके बाद दोबारा टीवी पर डिस्कस ही हम होते हैं, तो उसके बाद हमें रिलीफ भी मिल जाता है और हम डिस्कस भी होते रहते हैं। वो कहता हम तो सियासत में ज़िंदा ही इस तरह हैं। तो राना साहब, आप एक जनरली क्या समझते हैं, जैसा कि शेख रशीद साहब ने कहा कि इस तरह की अपोजिशन मिली हुकूमत को, तो ये हुकूमत के लिए खुशबख्ती की अलामत है कि इस तरह की अपोजिशन है। जब इस तरह की अपोजिशन भी मौजूद हो तो हुकूमत की जानिब से जो इकदामात किए जा रहे हैं, प्रोवोक किया जाता है बड़ी जगहों पे, आप हुकूमती स्टांस को किस नज़र में देखते हैं? देखिए, एक ज़हन में रखिएगा, हुकूमत ये वाहिद हुकूमत है जिसकी अपोजिशन खुद ये आप है, अपनी अपोजिशन ये आप ही है, कोई इनकी अपोजिशन नहीं है, ना पीपल्स पार्टी हुकूमत की अपोजिशन है, ना मुस्लिम लीग नून है, ना मौलाना फजल रहमान है, ना कोई और है। इस हुकूमत की अपोजिशन हुकूमत खुद ही है। या सर आप देखें ना कितने इक़दामात, कितनी ऐसी चीज़ें हैं, हर रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आ जाता है, किसी ना किसी वज़ीर ने कोई ना कोई ऐसी बात कर देनी होती है कि सारा दिन वही डिस्कस रहती है। चलिए ज़रा हुकूमत पे करते हैं ना, अपोजिशन कोई नहीं, मुस्लिम लीग नून साइड पे हो गई, पीपल्स पार्टी साइड पे है, मौलाना साहब साइड पे हैं। या सर ज़रा महंगाई पे बात कर लें। नहीं, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद उस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन इस वक्त आपकी नज़र में हुकूमत की अपोजिशन भी हुकूमत खुद ही है और अपोजिशन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत अपने ही इक़दामात को बेहतर कर ले तो हुकूमत अच्छी चल सकती है, अपने इक़दामात पे ज़ेर गौर कर ले तो बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। नाज़रीन, महंगाई पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सस्ते रमज़ान बाजार लगा लिए गए, हुकूमत की जानिब से बड़े रिलीफ पैकेज का एहतमाम कर लिया गया और बहुत सी जगहों पे दावे ये कर दिए गए कि महंगाई इस रमज़ानुल मुबारक में कंट्रोल की जाएगी, हालात बेहतर रहेंगे। लेकिन नताइज क्या है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, उससे सभी वाकिफ़ हैं। हर शहर में निर्खनामा साइड पर और जो बताया जाता है होश रुबा निर्ख होते हैं कि पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। मुर्गी का रेट मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कीमतों पर, कराची में 500 रुपए तक मुर्गी का गोश्त बिकने लगा है। सब्जियां, फल, अशियाए खोरनोश, दालों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटीज किधर हैं? हुकूमती तरजीहात क्या हैं, इकदामात क्या हैं? ये बेहतर क्यों नहीं हो रहे और कौन सा माफिया है जो सरगर्म है, जिसके आगे हुकूमत सरनिगूं खड़ी है? इसी बात करते हैं, राना साहब की तरफ रुख करते हैं। राना साहब, महंगाई का तूफान, ये जिन काबू में क्यों नहीं है? कौन से अनासिर हैं जो हुकूमत के इकदामात की राह में रुकावट बने हुए? कोई अनासर नहीं है। चोर और चौकीदार आपस में मिल चुके हैं। हुकूमत के वो ज़िम्मेदारान जिनको आप हुकूमत ने ज़िम्मेदारी दी कि आप जाएं महंगाई को कंट्रोल करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई, कमिश्नर, DCO पता नहीं क्या क्या लगा दिए, कितने वज़रा की ड्यूटियां लगा दी, सारा पाकिस्तान एक ही काम पे लगा दिया। सर मैं यासर हुकूमती दिखाता हूँ। 16 तारीख का ये हुकूमती नर्कनामा है मुर्गी का, ये 16 का, इसमें हुकूमती है, ये बाज़ार में ये इस रेट पे नहीं मिलती। जिंदा मुर्गी 234 रुपये और परचून में 242 रुपये, ब्रायलर मुर्गी गोश्त 351 रुपये। ठीक, ये है मुर्गी का। मैं आगे भी आपको बाकी चीज़ें भी दिखाता हूँ। और ये है सब्ज़ी और फल का रेट, ये 16 तारीख। अब 17 तारीख को आ जाते हैं कि ये गवर्नमेंट जो कह रही है हम बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं। 17 तारीख को यही रेट चलता है। जिंदा मुर्गी 236, पहले 234 है, उसके बाद 244 ये परचून में, फिर गोश्त नीचे आ जाता है। यहाँ पे 351 लिखा है, यहाँ 354, बिकता कितने का है? 380 रुपए का। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमती वो भी खाल राना साहब, वो भी खाल हाँ बिल्कुल। उसके बाद आप आ जाए जनाब 17 तारीख के, आप इन पे 17 तारीख को ये एक रेट लिस्ट है हुकूमत की तरफ से 17 तारीख की। अब इस रेट लिस्ट के मुताबिक हर चीज़ में जो 16 तारीख को 25 रुपए किलो थी, 17 को वो 38 रुपए किलो है। मैं नहीं कह रहा जनाब, ये हुकूमती नर्ख कह रहे हैं, हुकूमती रेट्स कह रहे हैं ये। उसके बाद आप आ जाते हैं 18 तारीख को। 18 तारीख को जो है वो उससे भी डबल हो जाते हैं। फिर आज का रेट आ जाते हैं 19 तारीख। जिंदा ब्रायलर 248 और परचून में 256, और गोश्त ब्रायलर पहले क्या था अब क्या है? 371 रुपए। ये कौन दे रहा है? हुकूमती
और है क्या 410 रुपये। अगर हम हुकूमत की रेट लिस्ट देख लेते हैं, उस पर चले जाते हैं, तो हुकूमती रेट लिस्ट के मुताबिक ही जो है बेइंतहा इजाफा हो गया। राना साहब, सवाल एक बुनियादी ये कि निर्खनामे मौजूद हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज मौजूद हैं, तमाम ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, लेकिन अमल दरामद क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, मैंने जिस तरह कहा कि चोर और चौकीदार आपस में मिल गए हैं। किस तरह कंट्रोल हो? क्या आप करते क्या हैं कि ये छापा मारते हैं किसी एक या दो या 5 जगहों पे, एक बड़े से हीरा दोस्त को पकड़ते हैं जिसने एक दिन में 3 लाख रुपया कमाया होता है, उसको 13,000 रुपया फाइन करते हैं, 20,000 रुपया रिश्वत लेकर जेब में डालते हैं और आगे चले जाते हैं। भाई आप ये देखें कि इतना महंगा, अगर मंडी से जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्रूट मंडी में कंट्रोल नहीं कर सकते, परचून जहाँ बिकती है वहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते, जहाँ सब्जी बिक्रियाँ नहीं कर सकते, जहाँ ब्रायलर मुर्गी है, या सिर्फ शादियाँ नहीं हो रही, होटल बंद हैं, बाकी दीगर मामला ऐसे चल रहे हैं, तो फिर ब्रायलर मुर्गी महंगी क्यों? फल महंगा क्यों? सब्जियां महंगी क्यों? हर चीज़ महंगी क्यों? रमज़ान बाजार आपने लगाया, 1 किलो चीज़ देते हैं आप, और कितनी देर में 2.5 घंटों में लोग लाइनों में लग जाते हैं। और कोई वजीर वहाँ जाता है, फोटो सेशन करता है, मीडिया ट्रैक करता है, 3 अपने साथ सरकारी मुलाजिम लेके जाता है, उनसे पूछा सामान मिल गया, वो तो जनाब बल्ले बल्ले हो गया। ये हो रहा है, असल हकाइक की तरफ कोई नहीं जा रहा, लूट मार का बाजार गर्म है। यानी ये वो मुल्क है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह की असास पे रखी गई थी। ये इज़राइल नहीं है, कोई गैर मुस्लिम मुल्क नहीं है। हम बतौर मुसलमान किस नहज तक पहुँच चुके हैं कि रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमा उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। हमें अपने गिरबानों में झांकना होगा और हमें अपना एहतसाब खुद करना होगा, फिर किसी दूसरे पर उंगली उठाना होगी। नाज़रीन, दिलास सर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।